नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो जो है आज मेरा सेट प्रैक्टिस का साइंस का जो सेट चलता है उसका जो है आज 34वां क्लास है। तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से वीडियो देखिए और नोट्स को बनाते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तो पहला नंबर कह रहा है कि चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में स्पष्ट करता है। मतलब कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है? क्या परावर्तन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर जड़त्व के कारण, या अपवर्तन के कारण? तो ये ज्वार भाटा जो आता है किसके कारण आता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परावर्तन की। तब परावर्तन का क्या हुआ? तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश जो है वो किसी चिकनी सतह से जो है वो टकरा कर लौट जाना। प्रकाश का चिकनी सतह से टकरा कर वापस आना, वापस लौट आना, ये क्या कहलाता है? तो ये परावर्तन का नियम कहलाता है, लौट आना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपवर्तन की। तो अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसमें जो है वो कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और जड़त्व के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो ये नहीं बताने वाले हैं आज, ठीक है। जड़त्व को हम क्या कहते हैं? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? अदिश और सदिश आप लोग पढ़े होंगे, तो वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है। क्या आयतन, तापमान, टॉर्क, या फिर समय? टॉर्क मतलब क्या हुआ? तो टॉर्क मतलब बल अघूर्ण, बल अघूर्ण। तो यही पूछ रहा है कि इसमें जो बताइए कि कौन अदिश राशि नहीं है, मतलब कि सदिश राशि है। तो कौन नहीं है? टॉर्क यानी कि बल अघूर्ण। बल अघूर्ण में क्या होता है? किसी अक्ष के परितः, मतलब किसी अक्ष के परितः बल लगाना। तो बल लगाएंगे जब, तो वो कितना, जैसे कि बल किसी के ऊपर लगाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ परिमाण होता है कि कितना न्यूटन का बल लगाया गया है। और जब हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? जब उसको बल लगाएंगे तो वो किसी न किसी दिशा में क्या होगा? खिसकेगा। तो ये खिसकेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तो दिशा भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? तो परिमाण। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो क्या कहलाता है? तो सदिश राशि कहलाता है। बाकी जो है आयतन, तापमान और समय क्या है? तो ये सब अदिश राशि है। इसकी जो है टॉर्क का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? दरवाजा जब आप खोलते हैं तो खोलने टाइम क्या होता है? जब आप दरवाजा को धक्का देते हैं तो कोई ना कितना न्यूटन का बल, मतलब उसमें तो कितना न्यूटन का जो बल लगाया जाता है वो पता नहीं चलता हम लोग को, लेकिन कुछ ना कुछ तो बल लगाया जाता है। और कुछ परिमाण, उसकी दिशा होती है कि मतलब गेट किधर है और किस ओर हम उसको ढकेल रहे हैं, तो उसकी दिशा भी हो गई। तो उसमें क्या हो गया? टॉर्क जो है वो बल अघूर्ण टॉर्क कहिए, या फिर बल अघूर्ण। बल अघूर्ण जो है वो हिंदी नेम है और टॉर्क जो है वो इंग्लिश नेम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक की तुलना में बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? जब बादल गरजती होगी तो क्या कह रहा है? वही ना कि गड़गड़ाहट की आवाज जो है प्रकाश की चाल की तुलना में बाद में सुनाई देती है। मतलब कि पहले जो है वो क्या होता है? जब बादल गरजता है तो उस टाइम क्या होता है? पहले जो है कुछ चमकीला टाइप का जो है वो हम लोग को दिखाई देता है, उसके बाद जो है वो गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है, या फिर ध्वनि की गति प्रकाश की गति से तिगुना होता है, या फिर ध्वनि की गति प्रकाश की गति का दुगना, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है? तो ये ध्वनि की गति जो होती है वो प्रकाश की गति से कम होती है, और प्रकाश की गति जो होता है निर्वात पे भी चलता है। लेकिन ध्वनि की गति के लिए क्या, ध्वनि को चलने के लिए जो है वो किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। बिन माध्यम जो है ध्वनि नहीं चल सकता है। इसलिए प्रकाश जो होता है ये तो इसको ध्वनि, ये माध्यम मिलेगा तब भी सही और नहीं मिलेगा तब भी सही, ये किसी भी माध्यम में जो है वो आराम से
गमन कर सकता है, मतलब गति कर सकता है। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो होता है ध्वनि जो है वो कोई ना कोई माध्यम ढूंढते रहता है, तभी नहीं चलेगा। लेकिन ये प्रकाश क्या करता है, तो ये निर्वात में भी चलती है, ये आराम से एकदम चली आती है, इसलिए जो है वो प्रकाश पहले आ जाती है, उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेल का प्रयोग घड़ी में नहीं किया जाता है। इन चारों सेल में से किसका प्रयोग जो है वो घड़ी में नहीं किया जाता है। किसका, सिल्वर ऑक्साइड सेल या मरकरी सेल या फिर जिंक एयर सेल या लेड एसिड सेल, किसका प्रयोग घड़ी में नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता है, लेड एसिड सेल का, लेड एसिड सेल का। मरकरी सेल की बात कर लें तो इसको क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्राथमिक सेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो मरकरी सेल को प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। इसको जो है वो दोबारा चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश का विचलन की घटना को क्या कहा जाता है। अभी बताएं आप लोग को कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है, उसमें विचलन आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, तो फैलाव, जिसका जितना ज्यादा फैलाव होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, प्रवर्तन की बात कर ले तो प्रवर्तन तो अभी बताए ही कि चिकनी सतह से जो है वो टकराकर प्रकाश का वापस लौट आना। चिकनी सतह से प्रकाश वापस लौट आना क्या कहलाता है, तो प्रवर्तन कहलाता है। अब विवर्तन की बात कर लें तो विवर्तन में क्या होता है, तो विवर्तन में जो होता है वो किसी कोने से, महीन कोने से जो है, किसी कोने से जो है प्रकाश लौटकर वापस आ जाता है। इसमें क्या होता है विवर्तन में, तो विवर्तन की जब बात कर लेते हैं हम, तो ये किसी कोने से प्रकाश टकरा कर लौट आना। इसमें चिकनी सतह है प्रवर्तन में, और विवर्तन में क्या है, तो विवर्तन में जो है वो किसी कोने से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को किससे मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य मतलब क्या हो गया, तो लंबाई कह सकते हैं। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को किससे मापा जाता है, तो ये एंगस्ट्रम से। किससे, तो एंगस्ट्रम से मापा जाता है। इसको जो होता है वो इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, डाइन बात कर ले तो डाइन में क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो ये डाइन होता है, बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, कैंडेला की बात कर ले तो कैंडेला में क्या होता है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। फैराडे की बात कर ले तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है। किसका, विद्युत धारिता का मात्रक कौन होता है, तो फैराडे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेडबर्ग यूनिट किसकी इकाई है। स्वेडबर्ग जो है वो स्वेडबर्ग के द्वारा क्या मापा जाता है, क्या सांद्रता, आकार, घनत्व या फिर समय। तो स्वेडबर्ग के द्वारा जो है वो घनत्व की माप की जाती है, घनत्व की इकाई है। ठीक है, अगला कह रहा है कि किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उत्पाद के रूप में इनमें से कौन सा पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। ये किण्वन प्रक्रिया, किण्वन आप लोग को बताए होंगे कि किण्वन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सड़ाना। बायोलॉजी किण्वन मतलब किसी भी चीज को सड़ाना मतलब आप आम भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शराब वगैरह जो होता है वो किण्वन के तहत जो है वो सड़ा करके ही बनाया जाता है। तो ये किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उत्पाद के रूप में कौन से पोटेशियम लवण, क्या पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन एडिपेड या पोटेशियम यहाँ फिर बाईट्रेट हो जाएगा। ठीक है, बाईट्रेट पोटेशियम बाईट्रेट, और एक है पोटेशियम साइट्रेट। तो किसका जो है कौन सा लवण प्राप्त होता है, तो ये पोटेशियम बाईट्रेट प्राप्त होता है। क्या, पोटेशियम बाईट्रेट प्राप्त होता है। इसकी फॉर्मूला की बात कर लें तो क्या होता है, के
सी KC4O H5O6 H5 KC4H5O6 होता है। ये जो है प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है? पोटेशियम बाइट्रेट अगर पूछ दे कि बताइए कि प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है, ये तो जो वो किण्वन के दौरान प्राप्त होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो KNO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला रहता है? समुद्री जल में जो है वो कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला रहता है? क्या कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो क्या रहता है? तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl क्या रहता है? समुद्र में सबसे ज्यादा क्या रहता है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड रहता है, NaCl। इसके अलावे जो है मैग्नीशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट आदि होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आदि होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि जल की कठोरता को किसमें व्यक्त किया जाता है? जल की कठोरता को किसमें व्यक्त किया जाता है? क्या मोल या ppm या नॉर्मलता या फिर मोललता? किसमें? तो ये ppm में। जल की कठोरता को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ये ppm में। जल की कठोरता मतलब क्या हो गया? तो जल की कठोरता मतलब कि जल में जो है वो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं उसमें घुले होते, जिससे क्या हो जाती है? तो जल जो होता है वो कठोर हो जाता है। कठोर मतलब क्या? आसान भाषा में समझिए तो जल की कठोरता मतलब क्या हुआ कि जो जल जो है वो झाग उत्पन्न नहीं कर रहा। झाग मतलब क्या हो गया? तो फेन। झाग उत्पन्न जो नहीं कर रहा है वो क्या हो गया? तो अस्थायी, मतलब कि वो हमारे यूज के लिए नहीं है पानी, उसके लिए हमारे यूज के लिए, मानव यूज के लिए जो है वो नहीं है पानी। एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता में क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है अस्थायी कठोरता। ठीक है, और अस्थायी कठोरता की बात कर ले। अस्थायी कठोरता क्लोराइड और सल्फेट के कारण, क्लोराइड और सल्फेट के कारण, या सल्फाइड कहिए, सल्फाइड के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मानव शरीर में कैडमियम की अधिकता से कौन सी रोग हो जाती है? क्या है? रक्त अल्पता या मिनी माता या इटाई या फिर एक्जिमा? तो किसके कारण क्या हो जाता है कैडमियम के कारण? तो ये इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता के कारण जो है वो इटाई हो जाता है। मिनी माता की बात कर ले तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, और रक्त अल्पता में क्या होता है? तो रक्त अल्पता में हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है।
अगला कह रहा है कि एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? क्या फलों जैसी मीठी महक, तीखी गंध, या सड़े अंडे जैसे गंध, या फूलों की सुगंध किसके कारण होती है? तो ये जो होता है वो किसके कैसा होता है? तो एस्टर में जो होता है फलों जैसी मीठी महक होती है। क्या होती है? तो फलों जैसी मीठी महक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो एक समान गुण को प्रदर्शित करता है। पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जो एक समान गुण को प्रदर्शित करता है? क्या हिम, या गैस, या ठोस, या फिर द्रव? तो ये कौन हो जाएगा? एक समान गुण को दर्शाती है गैस। गैस जो होता है एक समान गुण को दर्शाती है, क्योंकि ये जो होता है वो समान मात्रा में फैलती है। ठीक है। अगला कार्य है कि चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन जो है गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनती है। चर्म शोधन, जैसे कि चमड़े से बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, बैग वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये चमड़े को जो है वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए तथा जो है इसकी नमी से बचाने के लिए ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम की परमाणु संख्या की बात कर ले तो 24 होता है। तो इसमें क्या होता है? तो ये चमड़े को जो है वो मतलब ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहे, ज्यादा दिन तक चले, इसके लिए क्रोमियम मिलाया जाता है चमड़े में। मतलब कि ये डायरेक्टली जब चमड़ा जाता है जानवरों का तो वहाँ पे शुद्धि वगैरह करने के लिए है ये इसका क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर रूप से जल प्रदूषण का कारण बनती है। जल प्रदूषण का कारण कैसे बनेगी? क्योंकि बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी जो होती हैं वो कहाँ लगाई जाती है? तो नदी वगैरह की जो है वो नज़दीक लगाई जाती है, क्योंकि उद्योग में क्या होता है तो अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। और ये जब इसको साफ सफाई कर लेता है चमड़े को, तो इसका जो होता है अपशिष्ट बेकार जो होता है वो पानी कहाँ बहा देता है? तो ये नदी में ही बहा देता है। यही से क्या हो जाता है? तो जल प्रदूषित हो जाती है। गंभीर रूप से जल क्या हो जाती है? तो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी। मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? मतलब मेंडलीफ जब आवर्त सारणी को तैयार किए थे तो कितनी थी, कितने तत्व को वो सजाए थे, और बाकी जो है कई स्थान वो खाली भी छोड़ दिए थे कि जैसे जैसे तत्व की खोज होगी तो हम वहाँ पे रखेंगे इसको। तो कितना था? तो 63 थी। जब मेंडलीफ आवर्त सारणी को सजाए थे तो उसमें क्या था? तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ को क्या कहा जाता है? तो ये मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक, सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पूछ दे तब आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो ये मोसले को। किसको कहा जाता है? तो मोसले को। ये जो है अपने हिसाब से कब तैयार किए थे आवर्त सारणी को? तो 1869 ईस्वी में। और ये कब किए थे अपने हिसाब से तैयार? 1913 ईस्वी में। आधुनिक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बाद जो है वो कोई और तैयार नहीं किया है। मतलब लास्ट में पहले किए थे मेंडलीफ, उसके बाद लास्ट में किए हैं कौन? तो मोसले किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाजों में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? क्या कुमरीन, क्वेसिटीन, या फिर नारीगेनिन, या फिर एंथोसाइनिन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एंथोसाइनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपूर को गर्म करने पर कौन सा परिवर्तन होता है? जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्या ठोस से द्रव में बदल जाता है, या द्रव से गैस में, या ये ठोस से द्रव में, या फिर ठोस से, यहाँ द्रव नहीं होगा, देखिए एक ही ऑप्शन जो है डबल डबल लिखा गया, ठोस से क्या हो जाएगा? तो गैस में। तो जब हम लोग कपूर को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये ठोस अवस्था में तो रहता ही कपूर है, तो ये ठोस से जो है वो बिना द्रव में बदले ये सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ठोस से गैस में बदल जाता है। ठोस से गैस में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, तो ठोस से सीधे गैस, ठोस से सीधे गैस, गैस में बदलना। ठीक है, इसका उदाहरण जो है कपूर तो एक है ही, अमोनिया क्लोराइड हो जाता है, अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, नेप्थलीन, ठीक है, ईटीसी और भी होता होगा। अगला है कि एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की उत्पत्ति शब्द, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इनमें से किस शब्द से हुई है, क्या कैलक्स से या कैलम से या कैल्सियो से या कोलियस से। तो ये जो है पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व है, उनको जो है वो 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, SPDF, SPDF। तो वही पूछ रहा है कि एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की उत्पत्ति किससे हुई है, तो किससे हुई है, तो कैलक्स से, किससे, कैलक्स से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है, क्या ब्यूटेन, क्लोरोफॉर्म, लाफिंग गैस या फिर LPG क्या है। तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसका जो होता सूत्र होता CHCl3 होता, CHCl3 होता है। ब्यूटेन का क्या होता है, तो ब्यूटेन का C4H10 होता, C4H10, C4H10 होता है। LPG में क्या होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये C3H8 होता है, क्या होता है, C3H8 होता है। तो आप लोग को जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापी जाती है, क्या हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर से। तो सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से, कि हमारी वायुमंडल में जो वो कितनी आर्द्रता बनी हुई है इसको किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये द्रव की घनत्व को मापता है, किसको मापता है, द्रव के घनत्व को, द्रव के घनत्व को मापता है। और लैक्टोमीटर क्या करता है, तो ये दूध की शुद्धता को मापता है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता कौन मापता है, तो लैक्टोमीटर। अगला कह रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, हल्दी जो है वो पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है, क्या तना, जड़, फूल या फिर फल। तो हल्दी किससे प्राप्त होता है, तो ये तना से। हल्दी ले लीजिए या फिर अदरक ले लीजिए, हल्दी या अदरक किससे प्राप्त होता है, तो ये तना से। और इसमें हल्दी और अदरक में क्या होता है, तो नोड और इंटर नोड पाया जाता है, नोड और इंटर नोड पाया जाता है। आप लोग हल्दी और अदरक का जो है आकार एक ही जैसा होता है, बस उसमें कलर का चेंजिंग होता है। तो नोड इंटर नोड मतलब क्या होता है, तो उसमें जो होता है थोड़ा थोड़ा इधर उधर जो निकला हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, नोड और इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड अवस्था में नहीं रहता एकदम पूरे तरीके से सीधे। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है, श्वेत रक्त WBC कितनी प्रकार की होती है, क्या 3, 4, 5 या फिर 6। तो ये कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार के। श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। इसको क्या नाम दिया जाता है, तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो ये श्वेत रक्त कणिका को। इसको ये क्या करता है, तो ये बीमारियों से रक्षा दिलाता है हम लोग को। क्या करता है, बीमारी जितने भी जीवाणु वगैरह विषाणु अगर शरीर के अंदर चल जाते हैं तो उससे जो है लड़ने में मदद करता है। अगला कह रहा है कि लसिका उपस्थित होती है किसमें, लसिका जो है वो किसमें उपस्थित होती है, क्या संवहन उत्तक, उपास्थि, सल्कित उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक। तो ये जो होता है वो लसिका किसमें उपस्थित होता है, तो ये संवहन उत्तक में, किसमें, संवहन उत्तक में। मतलब कि लसिका का जो निर्माण होता है ये उत्तक में होता है और RBC के द्वारा होता है। लसिका की बात कर ले तो ये क्या होता है, तो ये रंगहीन होता है, ये कौनो रंग नहीं देता है। कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, रंगहीन होता है।
और रोगों से भी रक्षा करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग अगर हो गया है, मतलब शरीर पीलापन पड़ गया है, तो बताइए कि रुधिर में किसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। क्या बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, बाइल अम्ल या फिर पायरुविक अम्ल। तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की। बिलिरुबिन की मात्रा जो होता है वो पीलिया रोग में बढ़ जाता है। अगला कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। क्या थायराइड, पीयूष या एड्रिनल या फिर अग्नाशय, किसको कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जो जाना जाता है वो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं एड्रीनेलिन की। तो एड्रीनेलिन को अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क हिंदी में क्या कहा जाता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। और इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इससे क्या होते हैं, तो दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक जो होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, तो शरीर में सोडियम की मात्रा बनाए रखता है। शरीर में सोडियम की मात्रा बनाए रखता है, सोडियम की मात्रा बनाए रखता है, बनाए रखता है। और एक क्या निकलता है, तो एक जो निकलता है एपिनेफ्राइन, नेफ्राइन हार्मोन निकलता है। दो टाइप का हार्मोन निकलता है, एक एपिनेफ्राइन और दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है वो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का क्या कार्य है, तो शरीर में सोडियम की मात्रा को बना करके रखता है। शरीर में जो है वो सोडियम की मात्रा को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, थायराइड को बात कर लें, थायराइड की, तो इसको क्या कहा जाता है, अबटू ग्रंथि। थायराइड को अबटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, अबटू ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये गर्दन में पाया जाता है। कहाँ, तो गर्दन में पाया जाता है। और अगर पूछ दे कि बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि ही होती है। तो अगर आप लोग को जो है इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो GKGS डिस्कशन ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़िए और आप लोग को पीडीएफ आराम से प्राप्त हो जाएगा। अग्नाशय की बात कर लें तो अग्नाशय कहिए या फिर पैनक्रियाज कहिए, पैनक्रियाज। इससे इंसुलिन स्रावित होता है। क्या होता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन स्रावित होता है। और कल जो है वो मिस्टेक हो गया था हमसे, मतलब माइंड में चल रहा था क्वेश्चन आंसर सही, लेकिन टिक आउट जो हो गया वो गलती से कोई और हो गया। तो उसका जो है हम बता देते हैं कि क्या था, चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है वो वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है, वेबर। और टेस्ला किसका हो जाता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये दोनों में मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले से भी गलती हो जाती है, तो वहाँ पर तो कोई बोलता नहीं है डर से। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं तक। आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम कब ले लेगा उसका कोई अता पता नहीं है। जब सूचना आ जाएगी तो फिर हड़बड़ा के पढ़िएगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए अभी टाइम है, आराम आराम से एकदम पढ़ते जाना है। और मैथ और रीजनिंग पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, और साइंस, यही तीन गो पे जो रिजल्ट होने वाला। क्योंकि जीके का कुछ पता नहीं है कि कहाँ से पूछ देता, कहाँ से नहीं। ठीक है, आएगा तब भी सही, नहीं आएगा तब भी सही। लेकिन फिर भी आप लोग को जो है वो अच्छे तरीके से टाइम को जो है डिवाइड कर दीजिए कि इतना टाइम जो है हमको इस विषय को देना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जय हिंद, आज यहीं तक।